हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गाइस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट हुई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज के टेस्ट का आपका पहला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला राजस्थान में कहाँ लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में कहाँ लगता है ये आपको बताना है। आप सभी को पता है पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। राजस्थान में कहाँ लगता है? राजस्थान में अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जल्दी से बताओ। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। जानबूझकर मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिया ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे बड़ा द्वीप आपने देखा यह है ग्रीनलैंड, लेकिन द्वीप समूह अगर पूछा जाए तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, ठीक है। द्वीप का मतलब एक ही द्वीप है और द्वीप समूह मतलब छोटे छोटे बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जल्दी बताओ। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1930 में। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई। आपको तारीख बताना है योजना आयोग का। योजना आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग को कब निरस्त किया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी, लेकिन कब इसको डिसॉल्व कब किया गया योजना आयोग को। तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद इसको डिसॉल्व किया गया था। इसको डिसॉल्व किया गया 17 अगस्त 2014 को। कब किया गया? 17 अगस्त 2014 को। अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यह है बांग्ला। भारत में सेकेंड जो पोजीशन पे है बोली जाने वाली भाषा वो है बांग्ला। अगला क्वेश्चन, विश्व में मंदारिन के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो भारत का भी आपका क्लियर हो गया और विश्व का भी अब क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहां से अभी के अभी क्लियर करो। आप सभी कमेंट में आप मुझे ये बताओ मंदारिन कहाँ की भाषा है। मंदारिन कहाँ की भाषा है ये आपको कमेंट में बताना है। और विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन, लेकिन दूसरे पोजीशन पे कौन है? यह है स्पेनिश। कौन सा भाषा है? स्पेनिश। अगला क्वेश्चन, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है, जल्दी बताओ। तो कौन सा पुरस्कार है ये? यह है रमन मैगसेसे पुरस्कार। रमन मैगसेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है आईसीसी का मुख्यालय, जल्दी बताओ। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ है? आईसीसी क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इसका मुख्यालय दुबई। दुबई कहाँ है? यह संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन, भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 में हुई। अगला क्वेश्चन, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। 15 जुलाई 1948। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मैंने पहले भी इसको पूछा हुआ है और आपने आंसर भी दिया है, जल्दी बताओ। यह दामोदर घाटी परियोजना, मैंने पूछा हुआ था दामोदर घाटी परियोजना कब लॉन्च हुआ। आज आप फिर से कमेंट में मुझे बताओ दामोदर घाटी परियोजना कब लॉन्च हुआ। तो दो क्वेश्चन आपको आंसर करना है, मंदारिन कहाँ की भाषा है और दूसरा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो दामोदर घाटी परियोजना है यह कब अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन, भारत में ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता। भारत में नहीं, भारत ने होगा, ठीक है। तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता, जल्दी बताओ। तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता था, हॉकी में। किसमें जीता था? हॉकी में। अगला क्वेश्चन, जफरनामा के लेखक कौन है। जफरनामा के लेखक कौन है, जल्दी बताओ। इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये आंसर नहीं आता है। जफरनामा
क्योंकि आप लोग सोचोगे कोई मुस्लिम होंगे जफरनामा के लेखक, लेकिन इसके लेखक जो हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा के लेखक हैं गुरु गोविंद सिंह। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन है, जल्दी बताओ। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन हैं? आसान सा क्वेश्चन है। अमृतसर शहर के संस्थापक हैं गुरु रामदास। कौन है? गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन जिसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, वह कब से लागू हुआ? जल्दी बताओ। आपको पता है 61वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया था? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया मतदान की आयु। अब आपको ये बताना है कब से लागू हुआ। ये 1989 से लागू हुआ था। ठीक है, 1988 में ये पास हुआ फाइनली और 1989 से ये लागू हुआ। तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसको बोलते भी है 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम भारत में किस वंश का पतन था? तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम भारत में तुगलक वंश का पतन था। किस वंश का? तुगलक वंश का पतन था। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में किस शहर को बाबुल का मक्का कहा जाता था? जल्दी बताओ आंसर। मुगल काल में किस शहर को बाबुल का मक्का कहा जाता था? बहुत ही हिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। किसको कहा जाता था बाबुल का मक्का? ये कहा जाता था सूरत को। किसको कहा जाता था? सूरत को, क्योंकि सूरत एक बंदरगाह था और यहीं से जो मक्का का है वह दरवाजा, एक तरह से इसको दरवाजा भी कहा जाता था, मक्का का दरवाजा। क्यों? क्योंकि यहीं से मक्का के लिए लोग निकला करते थे। ठीक है, इसलिए सूरत को कहा जाता था बाबुल का मक्का। अगला क्वेश्चन, दीपशिखा पद के रचनाकार कौन हैं? दीपशिखा पद यानी पोएट्री, दीपशिखा पोएट्री के रचनाकार कौन है? यह है महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन, हैरी पॉटर के लेखक कौन है? हैरी पॉटर के लेखक कौन हैं? तो हैरी पॉटर के लेखक हैं जेके रोलिंग। कौन है? जेके रोलिंग। अगला क्वेश्चन, गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित होता है? गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित होता है? जल्दी बताओ। तो गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर आधारित होता है। किस पर? कैलोरी खपत पर आधारित होता है। 12 मासा के रचयिता कौन है? 12 मासा के रचयिता कौन है? 12 मासा के रचयिता कौन है? ये हैं मलिक मोहम्मद जैसी। नाम तो आपने सुना है पर आंसर आपको नहीं आता। यही एग्जाम में भी यही होता है, जो आपका आउट ऑफ 50 जो आप जीके में 15-16 ऐसे मार्क्स स्कोर कर पाते हो, प्रॉब्लम यहाँ पे है। ठीक है, कि आप लोग को आंसर आ रहा होता है, आपने नाम कभी ना कभी सुना हुआ होता है आपका, लेकिन एग्जैक्ट चीज नहीं आता है। तो आप क्या करते हो? आप तुक्का खेल जाते हो, और तुक्का जब खेलते हो तो उसमें सही होगा या गलत होगा ये आपको भी नहीं पता। बस एग्जाम के बाद आपको लगता है यार बी में मुझे डाउट था लेकिन सी मैंने मार दिया। बस यही आपको ले दे के डूब जाता है। ठीक है, इसी कारण से ये वन लाइनर आपके भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ आपको वही आंसर आएगा जो आप 100% जानते हो। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको बहुत सीरियसली और शिद्दत से लो, क्योंकि ये बहुत इफेक्टफुल है आपके पढ़ाई के लिए। तो 12 मासा के रचयिता कौन है? यह है मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। अगला क्वेश्चन, द्वार समुद्र मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? द्वार समुद्र मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया? जल्दी बताओ। तो द्वार समुद्र मंदिर, इसी को हेलेबीड मंदिर भी कहा जाता है। देखो दो नाम है, अलग अलग नामों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहां आप लिख लो द्वार समुद्र मंदिर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हेलेबीड का मंदिर। और किन शासकों ने इसका निर्माण करवाया? तो होयसल्स के शासकों ने। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित था? कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखा अर्थशास्त्र, और किस विषय से संबंधित था? ये क्वेश्चन आप लोगों में से 99% लोगों को आना चाहिए। अगर किसी ने भी इसको अर्थशास्त्र से रिलेट किया तो उसके सर पे पड़ा मेरा हथौड़ा। सोच लो, हथौड़ा वाला सर हूं मैं, मारूंगा हथौड़ा सर पे फोड़ दूंगा। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित था? ये था राजनीति से संबंधित। ठीक है, पॉलिटिक्स से संबंधित था, ना कि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन है? सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन है? तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश
चीन है। कौन है सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश? ये है चीन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता कहाँ के संविधान से ग्रहण की गई है? न्यायिक पुनरीक्षण की सुविधा हमारे संविधान में है, ये कहाँ से ली गई है आपको ये बताना है। तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहां से? यूएसए के संविधान से। अगला क्वेश्चन, हाथों और उंगलियों के संकेत से अपनी बातों को समझाने की कला के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाथों और उंगलियों के संकेत से अपनी बातों को समझाने की कला के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो आपको इंग्लिश में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नहीं तो ये बायो का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपसे कहीं पे भी ये पूछा जा सकता है। हाथों और उंगलियों के संकेत से अपनी बातों को समझाने की कला के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डेक्टिलोलॉजी। क्या कहा जाता है? डेक्टिलोलॉजी। डेक्टिलोलॉजी, ध्यान रखना डेक्टिलोलॉजी क्या है? तो डेक्टिलोलॉजी है हाथों और उंगलियों की संकेतों से अपनी बातों को समझाने की कला, ठीक है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन हैं? लज्जा पुस्तक के लेखक हैं तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन, नाम देखो, आपने लज्जा भी सुना है, आपने तस्लीमा नसरीन भी सुना है, लेकिन ये नहीं पता है आपको दोनों एक ही साथ रिलेटेड है। तो गाइस, आज का आपका टारगेट कितना होना चाहिए? आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आता होगा, तो आज मैं आपका टारगेट यहाँ पे जो सेट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 38 आउट ऑफ 50, ठीक है। 38 आउट ऑफ 50 आपको आने चाहिए। इससे एवब आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा और मेहनत करो, ठीक है। मैं जो रिवीजन करने का प्रोसेस मैंने बताया हुआ है वो बहुत इफेक्टफुल होगा अगर आप करते हो तो। अगर आप 30 से नीचे जाते हो या आज के सेट में 28 से नीचे जाते हो तो आप इसको दोबारा फिर से देखो दूसरे दिन। अगला क्वेश्चन, टिग्रीस नदी कहाँ बहती है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। टिग्रीस नदी कहाँ बहती है? जल्दी बताओ, टिग्रीस नदी कहाँ बहती है? तो टिग्रीस नदी इराक में बहती है। कहाँ बहती है? इराक में। टिग्रीस नदी इराक में बहती है। अगला क्वेश्चन, लियोनार्डो दा विंची कहाँ का नागरिक था? नागरिकता नहीं है, ये नागरिक था, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची कहाँ का नागरिक था? लियोनार्डो दा विंची कहाँ का नागरिक था? जल्दी बताओ। ये इटली का नागरिक था। कहाँ का था? इटली का। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए कोरम कितना है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लोकसभा के लिए कोरम कितना है? तो लोकसभा के लिए कोरम है 1/10 मेंबर्स, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से 1/10 अगर प्रेजेंट है तो लोकसभा का कार्रवाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोरम का मतलब हुआ मिनिमम नंबर्स कितने चाहिए लोकसभा की कार्रवाई को करने के लिए, तो ये चाहिए 1/10। अगला क्वेश्चन, पर्ल हार्बर कहाँ है जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने हमला किया था? पर्ल हार्बर कहाँ है जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने हमला किया था? तो ये है यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा कब स्वतंत्र राज्य बना? उड़ीसा कब स्वतंत्र राज्य बना? तो आप सभी को पता है ये 1936 में अलग हुआ और स्वतंत्र राज्य बना। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। किसके द्वारा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा, जो स्वीडन में है। अगला क्वेश्चन, थीन बांध किस नदी पर है? आसान सा क्वेश्चन है। थीन बांध, थीन बांध है रावी नदी पर। किस नदी पर? रावी नदी पर। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हैदराबाद की नींव किसने रखी थी? आधुनिक हैदराबाद जो है, शहर हैदराबाद, उसकी नींव किसने रखी थी? तो गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह ने, ठीक है। आधुनिक हैदराबाद की नींव गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह ने रखी थी। अगला क्वेश्चन, जुड़वा नगर किसको कहा जाता है? जुड़वा नगर किसको कहा जाता है? तो जुड़वा नगर किसको कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। किसको? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी और किसने की थी? ये क्या गया था? विनोबा भावे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी? आप लोग तो खुश हो गए, मैंने बता दिया आंध्र प्रदेश में। आप बताओ
आंध्र प्रदेश में कहां से की गई थी? आप बताओ। सारी खुशी धरी की धरी रह जाएगी, मेरे सामने आप खुश नहीं हो पाओगे ऐसे। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी? आंध्र प्रदेश में। बताओ जगह, बताओ। क्वेश्चन की कमी है मेरे पास, आप आंसर देते जाओ बस। तो आंध्र प्रदेश, तभी तेलंगाना जो था वो आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना से शुरुआत हुआ था भूदान आंदोलन का। अगर आपको ऑप्शन में तेलंगाना नहीं मिले तो आंध्र प्रदेश आपका सही होगा, लेकिन जो एग्जैक्ट जगह था वो तेलंगाना से था, तभी आंध्र प्रदेश का पार्ट था तेलंगाना, इसीलिए हम लोग आंध्र प्रदेश पढ़ते हैं। अभी आपका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आज के सेट का सबसे आसान क्वेश्चन। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? ये था आंध्र प्रदेश। और भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन कानून है वह 1956 में पारित हुआ, ये भी आपको पता है। अगला क्वेश्चन, तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है। कहां है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति मंदिर। अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा किला कहां स्थित है? गोलकुंडा किला कहां स्थित है? तो गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। कहां स्थित है गोलकुंडा किला? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। आप सभी को पता है कि अहमदाबाद को हम लोग क्या कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? ये कहते हैं नर्मदा नदी को। किसको कहते हैं? नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग किस राज्य का है? भारत में किस राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग? ये आपको बताना है। तो यह है गुजरात का। किसका है? गुजरात का। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? जल्दी बताओ। ये स्थित है भावनगर में। कहां स्थित है? भावनगर, जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, भावनगर गुजरात में केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखो, जो आंसर आपको नहीं आता है उसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे टेस्ट देने के बाद भी, यहाँ का क्लास अटेंड करने के बाद भी अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूट जाए तो फिर तो अच्छी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गुजरात की सबसे लंबी नदी है भादर नदी। कौन सी नदी है? भादर नदी। भादर नदी है गुजरात की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके टेस्ट सीरीज में है। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले टेस्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।